यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा था वो कौन सा टॉपिक अपना चल रहा था इंटरमीडिएट में? तो इंटरमीडिएट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाइव बैच में, दैट इज द टीडीएस, और टीडीएस कंप्लीट हो चुका था। और टीडीएस में एक टीसीएस वाला पार्ट बाकी था, तो टीसीएस वाला पार्ट मैंने बोला था मैं आपको समझाने वाला हूं। अब एक बात समझना, टीडीएस में जो आपको टीडीएस पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं कि टीडीएस आपको गवर्नमेंट को कब पे करना पड़ता है पता है? अगले महीने की 7 तारीख को। जो भी अगला महीना रहेगा वो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। लेकिन जो मार्च का टीडीएस होता है वो आपको 30 अप्रैल तक जमा करवाओगे तो भी चलेगा। तो देखो, हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख, लेकिन मार्च का टीडीएस है वो 30 अप्रैल तक को जमा करवाओगे तो चलेगा। आपको टीडीएस के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है पता है? रिटर्न का मतलब एक स्टेटमेंट। रिटर्न फाइलिंग वाला एक अपन टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम टैक्स का रिटर्न। वैसे का वैसे टीडीएस का भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि टीडीएस सही काटा है या नहीं, कितना काटा है टीडीएस, कैसे काटा है, वो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और एक बात बताओ, रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ता है? क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और क्वार्टरली कैसे रिटर्न फाइल करते हो पता है? पहला क्वार्टर कंप्लीट होगा 30 जून को, तो उसका 31 जुलाई तक। सेकेंड क्वार्टर 30 सितंबर को, तो उसका 31 अक्टूबर तक। थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर को, तो 31 जैन तक। और फोर्थ क्वार्टर 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल नहीं, 31 मई तक। वहां पे क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, लास्ट महीने का टीडीएस आपने जमा ही कब करवाया होगा? 30 अप्रैल को। तो रिटर्न कब तक फाइल करना है? 31 मई तक। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये जो टीडीएस के रिटर्न होते हैं ना, टीडीएस टीसीएस के रिटर्न, मैंने बोला ये आपको जमा करवाने पड़ते हैं। रिटर्न फाइल क्वार्टरली करना पड़ता है। जैसे ही क्वार्टर कंप्लीट होता है अगले महीने की लास्ट डेट को। अगर आप ये लेट करते हो तो आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। एक सेक्शन होती है 234 करके, आपकी बुक में पेज नंबर 182 पे दे रखा है। और 234 में आपको फीस पे करनी पड़ती है। कितना पता है? 200 पर डे। मतलब जितने दिन का डिफॉल्ट होगा उतने दिन के लिए हर दिन का 200 रुपया। जितने दिन का डिफॉल्ट होगा उतने दिन के लिए एवरी डे का 200 रुपया है, वो आपको फीस लगेगा। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो। क्या किया? रिटर्न लेट फाइल किया तो। और आपने अगर टीडीएस लेट जमा करवाया तो अपन ने इंटरेस्ट देखा था 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और अगर देखो आपने टीडीएस काटा ही नहीं तो जिस दिन काटना चाहिए था उस दिन से जिस दिन काटा उस दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और अगर आपने काट लिया और लेट जमा करवाया तो जिस दिन काटा उस दिन से लेके जिस दिन आपने जमा करवाया उस दिन तक 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में वो एलएमएस पे भी पार्ट डाला हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था और उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको सिखाया था। चलो, आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं इससे आगे टीडीएस के बाद में, जो टीडीएस वाला पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया। और टीडीएस के बाद हम सीखने वाले हैं दैट इज द टीसीएस। और टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस। अब एक चीज समझना, ये टीसीएस होता क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं और उसके बाद ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझना, टीसीएस क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरी एक वाइन की दुकान है जिसका नाम है बीबी वाइन्स। बीबी वाइन्स करके एक वाइन्स की दुकान है जो हम दारू बेचते हैं करके, ठीक है। हमारी एक दुकान है जिसका नाम है बीबी वाइन्स। अब एक बात समझना, हुआ क्या, मैंने क्या किया कि हम दुकान में दारू बेचने के लिए किसके पास जाते हैं? दारू खरीदने के लिए यूबी ग्रुप वालों के पास जाते हैं। जो यूबी ग्रुप है ना, यूनाइटेड बेवरेजेस ग्रुप, जैसे विजय माल्या का जो ग्रुप था किंगफिशर वाला, दैट इज कॉल्ड यूबी ग्रुप। तो एक बात समझना, हम है बायर और यूबी ग्रुप है सेलर। अब आप एक चीज समझना, हम क्या करेंगे जब यूबी ग्रुप को पेमेंट करेंगे, यूबी ग्रुप को पेमेंट करेंगे किसका? अल्कोहलिक लीकर का। तो हमने उनसे अल्कोहलिक लीकर परचेज किया और हम उसको जब पेमेंट करेंगे तो ये यूबी ग्रुप क्या करेगा पता है? हमसे जैसे मान लो 100 रुपया गुड्स का ले रहा है, 100 रुपया है, वो 100 रुपया गुड्स का ले रहा है, उसके साथ में हमारा 1 रुपया वो टीसीएस भी ले लेगा और 101 है वो टोटल ले लेगा। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स,
टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब आप किसी को कुछ पेमेंट करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। टीसीएस किसको बोलते हैं कि जब आप किसी से कुछ कलेक्ट कर रहे हो तो उस आगे वाले का टैक्स भी साथ में कलेक्ट कर लोगे। आप जब किसी से कुछ कलेक्ट कर रहे हो तो आगे वाले का आप टैक्स है वो भी साथ में कलेक्ट कर दोगे, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। तो एक बात समझो, यूबी ग्रुप है वो बीबी वाइन से कितना ले रहा है, 100 रुपीज ले रहा है। उस 100 रुपीज के साथ में वो क्या करेगा, उसका टीसीएस भी साथ में कलेक्ट करेगा। किसका, बीबी वाइन्स का टीसीएस भी साथ में कलेक्ट करेगा। तो सेलर क्या करेगा कि गुड्स जब बेचेगा तो बायर से उसका टैक्स भी साथ में ले लेगा, दैट इज कॉल्ड टीसीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि क्या सर टीसीएस हर जगह लगता है क्या एवरी गुड्स पे टीसीएस लगता है? कि हमने तो आज तक नहीं देखा। आपने तो बहुत सारे गुड्स बेचे, मतलब खरीदे हैं, बेचे हैं, तो आपने तो कहीं टीसीएस देखा नहीं। तो क्या टीसीएस हर जगह लगता है क्या? आंसर इज नो। टीसीएस है वो किसी स्पेसिफिक गुड्स पे लगता है। एक तो कहां पे, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो भी बेवड़े लोगों के पीने की दारू होती है, जो पीने के लिए दारू यूज होती है, वहां पे टीसीएस लगता है। देखो जहां पे लगता है कि जो बायर है ना वो बायर चोर निकल सकता है। यहां पे जैसे बीबी वाइन्स है, ये वाइन्स वाले चोर निकल सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे ही नहीं, तो इनका पहले ही टैक्स है वो सेलर कलेक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस। तो एक तो ये लगता है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में, जो बेवड़े लोगों के पीने की दारू है उसमें टीसीएस लगता है। कौन सी रेट से लगता है मैं बता दूं, उसमें टीसीएस लगता है 1% से। कितने परसेंट से? 1% से। उसके बाद एक लगता है तेंदू लीव्स पे। ये तेंदू लीव्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि जो भी तुम्हारा लीकर है वो लीकर पे लगेगा। दूसरा तेंदू लीव्स पे, जो तेंदू लीव्स होती है जिसको तेंदू पत्ता बोलते हैं, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। आपने देखा होगा बीड़ी, तो बीड़ी बनाई जाती है जिस पत्ते से, दैट इज कॉल्ड तेंदू पत्ता। तो तेंदू पत्ते पे भी टीसीएस लगता है, उस पे टीसीएस लगता है 5% की रेट से। उसके बाद मैं आपको बताऊं, तेंदू पत्ता के बाद जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक टिम्बर एंड ऑल, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो उस पे 2.5% की रेट से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे 2.5% की रेट से टीसीएस लगेगा। उसके बाद में जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, जो स्क्रैप निकलता है ना वो स्क्रैप अपन किसी को बेच देते हैं, तो बायर का टीसीएस इसमें स्क्रैप का सेलर कलेक्ट करेगा कितना, 1% की रेट से। तो स्क्रैप के केस में 1% की रेट से। अब एक और चीज समझना, जो भी कोल होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कोल है, उसमें कोल है या फिर लिग्नाइट है या आयरन ओर है, उसके केस में भी टीसीएस लगता है। कौन सी परसेंट की रेट से? 1% की रेट से टीसीएस लग जाता है। और मैं एक बात बताऊं, मोटर व्हीकल अगर आप खरीदते हो, तो मोटर व्हीकल के केस में भी टीसीएस लगता है 1%। तो मैं बताऊं यहां पे टीसीएस आपको कितने प्रोडक्ट के केस में लग रहा है, तो समझना, एक तो लीकर के केस में लगता है, दूसरा कहां लगता है, तेंदू लीव्स के केस में, तीसरा कहां, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के केस में, स्क्रैप के केस में, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर के केस में, और मोटर व्हीकल के केस में। ये 5-6 चीजें जहां पे टीसीएस है वो टीसीएस लगता है। अब एक और चीज समझना, सर लीकर के केस में टीसीएस का रेट क्या रहता है, 1%। दूसरा, तेंदू लीव्स के केस में 5%, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के केस में कितना, 2.5%, स्क्रैप के केस में 1%, मिनरल्स के केस में 1% एंड मोटर व्हीकल के केस में भी 1% की रेट से टीसीएस लगता है। अब एक और चीज समझना आप लोग, तो रेट को आप ऐसे याद रखो ना, देखो तेंदू पत्ते के केस में 5%, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के केस में 2.5%, बाकी सबके केस में 1%। अब एक और चीज समझना, ये जो मोटर व्हीकल होता है ना, मोटर व्हीकल के केस में बेटा टीसीएस तभी लगेगा जब आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो वो 10 लाख रुपए से ज्यादा का है। अगर आप 10 लाख रुपए से सस्ता मोटर व्हीकल खरीदते हो तो टीसीएस नहीं लगता, 10 लाख रुपए से ज्यादा वाला मोटर व्हीकल खरीदते हो तो ही टीसीएस लगेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मैंने एक i20 कार खरीदी और i20 कार है वो 8 लाख की थी, क्या इसमें टीसीएस मुझे पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। लेकिन अगर मान लो मैंने BMW कार खरीदी जो 48 लाख की थी, तो क्या अब टीसीएस आएगा? आंसर इज यस, अब टीसीएस आएगा। तो मोटर व्हीकल के केस में जब 10 लाख रुपए से ज्यादा का मोटर व्हीकल है तो ही टीसीएस आएगा, अदरवाइज टीसीएस है वो आपका नहीं आता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, आपको पता है यहां पे एक और चीज समझना, जो भी ये टोल प्लाजा होते हैं, टोल प्लाजा या पार्किंग
पार्किंग लॉट्स है, टोल प्लाजा है, या जो माइंस एंड ऑल होती है, अगर ये टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट, माइंस है, ये अगर आप किसी को लीज पे देते हो तो उस केस में 2% की रेट से टीसीएस आएगा लीज रेंट पे। देखो बेटा मैंने क्या बोला, समझा, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, डोंट वरी। जो टोल प्लाजा है, पार्किंग लॉट है, माइंस है, ये अगर आप किसी को लीज पे देते हो तो आगे वाले से जो लीज रेंट लोगे उसके साथ साथ में उससे आपको 2% की रेट से टीसीएस भी लेना है। कहां पे लेना है? टोल प्लाजा के केस में, पार्किंग लॉट के केस में और माइंस के केस में। तो टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट एंड माइंस ऐसी चीज है जहां पे टीसीएस आएगा 2% की रेट से। कौन सी रेट से? 2% की रेट से टीसीएस आएगा। तो जो भी लीज रेंट आएगा उसमें 2% की रेट से टीसीएस भी देना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं करके, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको समझेगा। देखो जैसे एक मॉल है जिसका नाम है, ये वाला मॉल है, ठीक है, ये मॉल है जैसे डीएलएफ मॉल। अब डीएलएफ मॉल में यहां पे पार्किंग है नीचे, ठीक है, ये पार्किंग है। अब ये डीएलएफ वालों ने क्या किया पता है? ये पार्किंग भाड़े पे दे दी किसको? मिस्टर शकील करके एक बंदा है, मिस्टर शकील, और शकील को उन्होंने क्या किया? भाड़े पे दे दिया। और शकील ने उस लीज पे ले लिया पार्किंग लॉट को, और शकील हर महीने का 1 लाख रुपया है वो रेंट देता है हर महीने। अब उसने लीज पे लिया, और शकील कैसे पैसे कमाता है पता है? शकील है वो, शकील लोगों से 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया इकट्ठा करता है। तो देखो डीएलएफ ने क्या किया कि डीएलएफ ने शकील को क्या दिया? पार्किंग लॉट दिया भाड़े पे। तो शकील से इसमें जो 1 लाख रुपया लेगा उसके साथ साथ में डीएलएफ उससे शकील से 2% है वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। तो अगर आप पार्किंग लॉट है, टोल प्लाजा है या माइंस क्वेरीज वगैरह होती है, वो अगर आप किसी को भी लीज पे देते हो तो उसमें भी आपका टीसीएस लगेगा। और टीसीएस कौन सी रेट से लगेगा? 2% की रेट से टीसीएस लग जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो मैं आपको यह बोलूंगा कि टीसीएस कहां कहां लगता है। तो मेरी तरफ देखो, कोई गुड्स सेल करते हो उसमें टीसीएस लगता है। कौन कौन से गुड्स में? तो पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, तेंदुपत्ता पे कितना? 5%, टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे कितना? 2.5%, स्क्रैप पे कितना? 1%, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओल पे कितना? 1%। मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा का बेचा तो उस केस में 1% की रेट से। और अगर टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट है, क्वेरीज है, ये अगर मान लो आप किसी को लीज पे देते हो तो उससे जो लीज रेंट आप लोगे उसमें आपको 2% की रेट से टीसीएस भी लेना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो आप एक बार अपनी बुक पे आओ और देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ देखो, सेक्शन 206C, सेलर शैल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अकाउंट, जब आप डेबिट कर रहे हो उसका अकाउंट तब, या फिर पेमेंट रिसीव आपको हो रहा है, रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉम बायर विच एवर इज अर्लियर, जब आप बायर का अकाउंट डेबिट करते हो या उससे पेमेंट लेते हो, जो भी अर्लियर वाला इवेंट होगा तब आपको टीसीएस लेना है। कौन सी रेट से? 1%, रेट जो दे रखी है उस रेट से। नेचर ऑफ गुड्स, कौन कौन से गुड्स पे टीसीएस लगता है तो आप अपनी बुक में देखोगे पेज नंबर 182 पे। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, तेंदुपत्ता 5%, टिम्बर एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2.5%, स्क्रैप में 1%, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर में 1%, मोटर व्हीकल के केस में 1%। अब मोटर व्हीकल के केस में नोट दे रखा है, देखो TCS in case of motor vehicle is applicable only if consideration is more than 10 लाख। अगर कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है तो ही TCS लगेगा मोटर व्हीकल में। ये लिमिट बाकी के लिए नहीं है, सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखो बेटा, TCS नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज अ गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, बायर गवर्नमेंट है तो क्या गवर्नमेंट से भी TCS लोगे क्या? जैसे मान लो एक कंपनी है जो सेल कर रही है कुछ गुड्स और बायर गवर्नमेंट ने गाड़ियां खरीदी, तो क्या गवर्नमेंट से भी आप TCS कलेक्ट करोगे? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट है अगर बायर तो TCS नहीं लगेगा। या जो एम्बेसीज होती है, जो फॉरेन की एम्बेसीज वगैरह होती है तो TCS नहीं लगेगा। कॉन्सुलेट है, हाई कमीशन है और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947, तो इसमें जो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है तो उसके इसमें TCS है, वो TCS नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट, TCS ऑल्सो अप्लाइज in case of lease and license of parking lot, toll plaza, mines and quarry, and TCS का रेट 2% रहेगा। mines and quarry does not include the mines of the mineral oil, mineral oil की माइंस को छोड़ के जो बाकी वाली खदान होती है, माइंस वगैरह होती है, जो बाकी चीजों के लिए वो माइंस किसी को भाड़े पे देते हो तो 2% है वो लीज रेंट पे TCS आएगा। TCS in case of goods prescribed इन पॉइंट नंबर A to E, देखो ऊपर A to E में कौन कौन से दे रखे हैं? A to E अगर आप देखोगे तो G को छोड़ के, मोटर व्हीकल को छोड़ के इसमें TCS नहीं लगेगा। मोटर व्हीकल को छोड़ के ऊपर वाले जितने भी गुड्स है उसमें TCS नहीं लगेगा। इफ गुड्स इज परचेज फॉर द पर्सनल पर्पस,
एक बात बताओ, आप अगर दारू खरीदने गए, आप अल्कोहलिक लीकर खरीदने गए और दारू की दुकान पे जाके बोलते हो कि हमको एक बोतल अल्कोहलिक लीकर दो, तो क्या वो आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा? आंसर इज नो। अगर आप ये गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हो तो टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन मोटर व्हीकल पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हो तो टीसीएस लगेगा। अगर मोटर व्हीकल है, वो मोटर व्हीकल आप अगर पर्सनल पर्पस के लिए खरीदोगे तो टीसीएस लगेगा, अदरवाइज टीसीएस नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो मैंने क्या बोला कि जो भी ऊपर जो है, जैसे तेंदुपत्ता, अल्कोहलिक लीकर वगैरह है, कोल वगैरह है, आपने मान लो ऐसे ही ठंड लग रही थी और घर में कोल खरीदा थोड़ा, ठीक है, तो टीसीएस लगेगा क्या? आंसर इज नो, नहीं लगेगा। देखो होलसेल में लगेगा बट, लेकिन मोटर कार में, रिटेल में भी लगेगा। अगर मैं मान लो मेरे पर्सनल पर्पस के लिए मोटर कार खरीदता हूं, क्या टीसीएस लगेगा? आंसर इज यस। बट पर्सनल पर्पस के लिए पीने के लिए अगर दारू खरीदता हूं तो क्या टीसीएस लगेगा? आंसर इज नो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो नेक्स्ट पार्ट। टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज अ रेजिडेंट। जो बायर है वो रेजिडेंट है एंड वो फर्निश डिक्लेरेशन दैट सच गुड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और पावर जनरेशन। जो बायर है अगर वो एक डिक्लेरेशन दे देता है कि जो वो गुड्स परचेज कर रहा है ना, वो सेल के लिए नहीं कर रहा, वो उसको किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाला है, तो टीसीएस नहीं लगेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात समझना, जैसे सिप्ला करके है, रैनबैक्सी ये दवाई बनाती है, इन्होंने क्या किया? अल्कोहलिक लीकर खरीदा और अल्कोहलिक लीकर खरीदा वो दवाई में यूज करने के लिए, तो क्या वहां टीसीएस लगेगा? आंसर इज नो। तो बायर ये डिक्लेरेशन देता है कि जो भी गुड्स मैं खरीद रहा हूं वो किसी और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाला हूं, तो उस केस में टीसीएस है, वो टीसीएस नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और बात समझना, टीसीएस में क्या होगा बेटा? बायर को अपना पेन नंबर देना पड़ेगा। जैसे वहां पे टीडीएस में क्या था? पेई को अपना पेन नंबर देना पड़ता था, यहां बायर को अपना पेन नंबर सेलर को देना पड़ेगा। मींस बायर है, वो बायर अपना पेन नंबर है वो सेलर को देगा। अगर नहीं दिया तो क्या होगा? समझने की कोशिश करना। नहीं दिया तो क्या होगा? वहां पे टीडीएस में क्या था कि अगर मान लो पेई ने अपना पेन नंबर पेयर को नहीं दिया तो टीडीएस कौन सी रेट से कटता था? 20% और प्रिस्क्राइब रेट व्हिचएवर इज हायर। यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर पेन नंबर नहीं दिया तो टीसीएस कौन सी रेट से लगेगा पता है? जो भी रेट है उसका डबल कर दो, रेट मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर 5%, विच एवर इज हायर वाली रेट से टीसीएस है, वो टीसीएस यहां पे कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे टीसीएस का रेट क्या है? 1% है। मैंने मेरा पेन नंबर दिया ही नहीं, तो मैंने मेरा पेन नंबर नहीं दिया, तो जो सेलर है वो सेलर टीसीएस कौन सी रेट से कलेक्ट करेगा पता है? तो देखो सबसे पहले जो रेट्स है उसका 2 टाइम्स, रेट को मल्टीप्लाई करो, रेट को डबल करो, तो डबल द रेट में कितना आया? 2% और 5%, विच एवर इज हायर कम्स टू 5%, तो टीसीएस कौन सी रेट से कलेक्ट होगा? 5% की रेट से। अब एक और चीज समझना आप लोग, अगर मान लो यहां पे मैंने खरीदा तेंदू लीव्स, तो तेंदू लीव्स खरीदा होता तो क्या होता? तो लॉजिकली समझने की कोशिश करना, अगर तेंदू लीव्स होता तो रेट कितनी हो जाती? डबल, 10% और 5%, विच एवर इज हायर कम्स टू 10%, क्योंकि तेंदू लीव्स पे टीसीएस की रेट 5% है, डबल करते तो 10%, तो 5 और 10 विच एवर इज हायर इज 10%, 10% की रेट से टीसीएस चला जाता। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, इसके नीचे एक सीबीडीटी का सर्कुलर दे रखा है और वो सीबीडीटी का सर्कुलर किससे रिलेटेड है? टीसीएस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस बार आया था। मैं जब आपको एग्जाम का पेपर अभी आपको डिस्कस करूंगा, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं एग्जाम का पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ हर चीज बताऊंगा, क्या पूछा था, कैसे आपको करना है, क्या करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार ये अपन एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, ये सीबीडीटी का सर्कुलर बड़ा सिंपल सर्कुलर है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि सर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे को एक बात बताओ, मुझे इधर देखो, मैंने BMW जो कार खरीदा ना, वो किसने बनाया था पता? BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने बनाया, ठीक है। और ये BMW इंडिया है, इन्होंने क्या किया, मुंबई में इनका एक रिटेलर है जिसका नाम है नवनीत मोटर्स, उसको बेचा और नवनीत मोटर्स ने बीबी सर को बेचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीसीएस, देखो ये BMW ने जो कार नवनीत को बेचा दैट इज अ होलसेल ट्रेडिंग, और नवनीत ने मुझे बेचा दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेडिंग, तो टीसीएस यहां पे आएगा? आंसर इज यस, टीसीएस वहां पे तो आएगा। जब नवनीत ने रिटेल में मुझे बेचा तो वहां पे टीसीएस आएगा। लेकिन एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर BMW ने जब नवनीत मोटर्स को बेचा तो क्या वहां टीसीएस आएगा? आंसर इज नो बेटा, यहां टीसीएस नहीं आएगा।
तो पहला क्वेश्चन आंसर में यही दे रखा है, क्या होलसेल ट्रेडिंग के केस में टीसीएस आएगा क्या? आंसर इज नो, होलसेल ट्रेडिंग के केस में टीसीएस नहीं आएगा, सिर्फ रिटेल ट्रेडिंग के केस में टीसीएस आएगा। दूसरा पॉइंट ये क्वेश्चन में ये आएगा कि सर ये जो 10 लाख का जो लिमिट है ना, ये 10 लाख का लिमिट कैसे है? मतलब ये 10 लाख का लिमिट है, ये पूरे साल का मिला के है या वन टाइम लिमिट है? ये पूरे साल का मिला के है या वन टाइम लिमिट है? इसका मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल लेता हूं। एक बात समझना, आज मैंने एक 8 लाख की कार खरीदी, मैंने 20 दिन बाद वापस 8 लाख की कार खरीदी, तो क्या टीसीएस आएगा क्या? आंसर इज नो। मतलब सिंगल सेल अगर 10 लाख से ज्यादा है तो ही टीसीएस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं सिर्फ सिंगल सेल इज मोर देन 10 लाख तो ही टीसीएस आएगा। मैं सिंगल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो 10 लाख से ज्यादा है तो टीसीएस आएगा, अदरवाइज टीसीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, एक और क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताओ, अगर जो टीसीएस है, क्या अगर मान लो कुछ पैसा कैश में दिया है, कुछ पैसा चेक से दिया है, तो टीसीएस आएगा क्या? अरे भाई कैश में दो या चेक में दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख से ज्यादा अगर टोटल कंसिडरेशन है तो टीसीएस आएगा। इफ कंसिडरेशन इज मोर देन 10 लाख तो उस केस में टीसीएस आएगा, भले आप कैश में दो या चेक में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल सेलर है तो क्या वो भी टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या? अगर कोई इंडिविजुअल सेलर है तो क्या वो भी टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या? तो मैं बताऊं, इंडिविजुअल को जैसे टीडीएस में कैसा था कि लास्ट ईयर ऑडिट होती थी तो ही टीडीएस काटना है, तो वैसे ही यहां पे ये है कि सेलर जो है वो इंडिविजुअल है, अगर लास्ट ईयर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा थी तो उसको टीसीएस है वो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन यहां आता है, क्या टीसीएस क्या लग्जरी कार पे ही लगेगा क्या? जो टीसीएस है वो टीसीएस क्या लग्जरी कार पे ही लगेगा? आंसर इज नो। देखो लग्जरी नॉन लग्जरी से फर्क नहीं पड़ता, अगर मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए से ज्यादा का है तो उसमें टीसीएस लग जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने 5 क्वेश्चन दे रखे जो सीबीडीटी के हैं, वो एक बार आप रीड कर दो और उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं वो एक बार आप रीड करो सब लोग। 5 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो दे रखा है उसको एक बार आप रीड कर लो। चलो उसके बाद है ना, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नहीं करना है आपको। 12 के नीचे मैंने एक मेन डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस दे रखा है, वो एक बार रीड करो। मेन डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस वो रीड करो। ये क्वेश्चन 12 नहीं करना है, 12 के नीचे जो मेन डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस है उसको एक बार रीड करो। उसके बाद मैं आपको एडवांस टैक्स पढ़ाना चालू करता हूं। डिफरेंस बिटवीन टीडीएस टीसीएस करो, उसके बाद मैं आपको चालू कर रहा हूं एडवांस टैक्स पढ़ाना।
चलो डन, डन बोलो डन। चलो अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और वो जो चीज सिखाने वाला हूं दैट इज द एडवांस टैक्स। कैलसी वेलसी अपने साथ में ले लो, ठीक है। और मैं आपको सिखाने वाला हूं एडवांस टैक्स। तो हम चालू कर रहे हैं एडवांस टैक्स। आप बोलोगे एडवांस टैक्स क्या होता है? अब एक बात बताओ, एडवांस टैक्स क्या होता है? जैसे एक बात बताओ मुझे, हम लोग क्या करते हैं कि इनकम अपन प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, टैक्स कब भरते हैं? असेसमेंट ईयर में। मैंने बोला प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ और टैक्स भरो असेसमेंट ईयर में, लेकिन एक बात बताओ, असेसमेंट ईयर में क्यों? प्रीवियस ईयर में ही कुछ ना कुछ तो भर दो भाई। गवर्नमेंट क्यों डिले करेगी? बोलेगी प्रीवियस ईयर में ही कुछ ना कुछ तो भर दो। तो प्रीवियस ईयर में एक तो आपकी रिकवरी टैक्स की किसके थ्रू होती है? टीडीएस के थ्रू। आपको जो पेमेंट मिलता है अगर वहां टीडीएस कटता है तो टीडीएस कट जाएगा। अब एक चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है एडवांस टैक्स मींस प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर ही आप टैक्स भर दो। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर ही आप टैक्स भर दो और असेसमेंट ईयर में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो जितना आपने टैक्स भरा हुआ उसका वापस से क्रेडिट ले लो कि भाई इतना टैक्स तो हमने भर दिया है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग सब इधर देखना, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं। और एडवांस टैक्स किसको पे करना पड़ता है पता है? एडवांस टैक्स हर किसी को पे करना पड़ता है, मींस ऑल एसएससी को पे करना पड़ता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सबको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपका एडवांस टैक्स जो लाइबिलिटी है ना वो आपका 10,000 और मोर है, मींस एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है वो अगर आपका 10,000 और मोर आ जाता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है, जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर कोई सीनियर सिटीजन है और जिसका पीजीबीपी का इनकम है ही नहीं तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड बोलूं, एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी जिसका एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर आ जाता है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल जो है वो सीनियर सिटीजन है और उसका अगर पीजीबीपी का इनकम है तो उस केस में 10,000 या उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर पीजीबीपी का इनकम उसका है ही नहीं तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूं एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल जिसका एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर सीनियर सिटीजन है और वो सीनियर सिटीजन का अगर पीजीबीपी का इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक चीज समझना आप लोग, सर आप बोल रहे हो एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी होता क्या है? तो एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो। एडवांस टैक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं? सबसे पहले आप अपना एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल दो। एस्टिमेटेड टोटल इनकम आप सबसे पहले निकाल दो कि भाई मेरा एस्टिमेटेड टोटल इनकम इस साल इतना होने वाला है। प्रीवियस ईयर में ही, प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल को आप अपना एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल दो कि हमारा एस्टिमेटेड टोटल इनकम इतना होने वाला है। जैसे मान लो मैंने एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाला कि मेरा प्रीवियस ईयर में 12 लाख रुपया एस्टिमेटेड टोटल इनकम है, इतना तो इनकम हो गई। अब आप एक काम करो, इस पे एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकालो। क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? तो 12 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? तो कैलसी ले और कैलसी में निकालो स्लैब रेट से। तो 12 लाख में से आपका 1,12,500 होता है 10 लाख तक। उसके बाद 2 लाख का 30% प्लस 1,12,500 इट्स कम्स टू द 172,500 आया। हाँ 172,500 आया। प्लस 4% करो तो 179,400। भाई मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी थी? 12 लाख। अब मेरा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है? 179,400। अब मुझे पता है कि मेरे को इतना टैक्स भरना आएगा लेकिन इसमें से मेरा टीडीएस कट जाएगा। मान लो ये 12 लाख पूरा मुझे प्रोवाइज से मिलने वाला है और कहीं से नहीं मिलने वाला। दिस 12 लाख है, ये पूरा मुझे प्रोवाइज से मिलने वाला है। तो आप लॉजिकली सोचो, प्रोवाइज मेरा टीडीएस काटेगा 194J में, प्रोफेशनल फीस में, जानी दुश्मन। तो 194J में मेरा टीडीएस कट जाएगा। तो मैं बोलूं इसमें से मेरा टीडीएस ऑलरेडी 1,20,000 तो कट ही जाएगा। तो मेरे पास टैक्स भरने को कितना आएगा? 79,400। इसको बोलेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी।
इसको अपन बोलेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी किसको बोलेंगे? सबसे पहले आप ले लो आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम के प्रीवियस ईयर में आप कितना कमाने वाले हो, दैट इज कॉल्ड योर एस्टिमेटेड टोटल इनकम। अब उस पे आप टैक्स निकाल दो एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे, और उस टैक्स में से अगर तुम्हारा टीडीएस टीसीएस कुछ है तो वो लेस कर दो, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर तुम्हारा 10,000 या उससे ज्यादा आता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये 10,000 या उससे ज्यादा आता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर ये जो 79,400 आपने बोला एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, तो क्या ये एक साथ पे करना पड़ेगा या उसकी कोई इंस्टॉलमेंट होती है? मैं बताऊं, ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। तो जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आया ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। और 4 इंस्टॉलमेंट कैसे आती है समझना। पहली इंस्टॉलमेंट आती है 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, दूसरी आती है 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, तीसरी आती है 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, और चौथी आती है 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। आपको 4 इंस्टॉलमेंट में ये एडवांस टैक्स पे करना है। और 4 इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी? पहला 15 जून को, सेकंड 15 सितंबर को, तीसरा 15 दिसंबर को, और चौथा 15 मार्च को। लेकिन कितना कितना? तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है दैट इज 15%। पहली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 15%, दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 45%, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 75%, और चौथी इंस्टॉलमेंट तक आपको 100% पे करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, जो आपका एडवांस टैक्स आएगा आप एस्टिमेट कर दो इनकम का, उस पर टैक्स निकाल दो, टीडीएस जितना कटेगा वो लेस कर दो, जो बचेगा वो एडवांस टैक्स पे करना है। वो कैसे पे करना है? 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। 4 इंस्टॉलमेंट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये 4 इंस्टॉलमेंट है जिसमें आपको पे करना है 15%, 45%, 75% एंड 100%। क्या बोला? 15%, 45%, 75% एंड 100%। क्या बोला? 15%, 45%, 75% एंड 100%। 15, 45, 75, 100% आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में बात करूं तो मेरा 79,400 आ रहा था। 79,400 क्या सर, गलत कैलकुलेशन किया आपने। 59,400 आएगा ना सर। 179,400 में से आप 1,20,000 लेस करोगे तो 59,400 आएगा। पागल बच्चों इधर देखो, 59,400। अब 59,400 का 15% कितना होता है? तो 8,910 पहली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 59,400 का 45% कितना होता है? 26,730 आया। हाँ भाई निकालो, 26,730 आया। इसमें से अगर आपने 8,910 पे कर दिया है तो बचेगा कितना? 17,820। कितना? 17,820। अब एक और बात बताओ, 59,400 का 75% कितना आएगा? 44,450। देखो 44,450 आता है। इसमें से अगर आपने 8,910 और 17,820 पे कर दिया है तो बचेगा कितना आपका? 17,820 आपको पे करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ मुझे, आप लोगों को 100% 59,400, इसमें से आपने 8,910 पे कर दिया है, 17,820 पे कर दिया है, 17,820 पे कर दिया है, तो रिमेनिंग आपको 14,850 है। ये आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स आपको कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करने का पड़ेगा? 4 इंस्टॉलमेंट। 15%, 45%, 75%, 100%। बोलो बोलो, 15%, 45%, 75%, 100%। 15%, 45%, 75%, 100%। 15%, 45%, 75% एंड 100%। ये 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई बंदा जो है वो 44 एडी या एडीए लेता है, कौन सी? 44 एडी या एडीए लेता है। ये 44 एडी एडीए पीजीबीपी का याद आया? 44 एडी क्या था तुम्हारा? 6% 8% वाला, और 44 एडीए प्रोफेशनल के लिए 50%। तो इन लोगों को एडवांस टैक्स के लिए सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट ही आएगी, और वो इंस्टॉलमेंट आएगी 15 मार्च को, और 15 मार्च को 100% एडवांस टैक्स पे करना है। इनको 4 इंस्टॉलमेंट नहीं लगेगी। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई पर्सन है वो 44 एडी या एडीए लेता है तो देयर इज ओनली वन इंस्टॉलमेंट, दैट इज द 15 मार्च।
ओनली वन इंस्टॉलमेंट आएगी, दैट इज द 15 मार्च, और 15 मार्च तक उसको 100% एडवांस टैक्स है, वो 100% एडवांस टैक्स पे करना है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? आपको समझा। अब एक और चीज समझना, चलो तो आप अपनी बुक में आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। एडवांस टैक्स मींस टैक्स पेड इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर। मींस आपको उस फाइनेंशियल ईयर में पे करना है जो असेसमेंट ईयर के पहले वाला है, मतलब प्रीवियस ईयर में पे कर दो। एडवांस टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द करंट ईयर इनकम, अप्लाइंग टैक्स रेट, उस पर टैक्स रेट लगाओ, एंड टीडीएस टीसीएस मैट क्रेडिट, मैट क्रेडिट इंटर में होता नहीं है, सीए फाइनल में आता है, टीडीएस टीसीएस आप लेस कर दो और वो आ जाएगा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। Assessee is required to pay advance tax if his advance tax liability is 10,000 और more, तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, that is resident senior citizen not having income under the head PGBP। ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स सब असेसी के लिए क्या रहेगी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, और कितना? 15, 45, 75 और 100। और टैक्स है वो आपको 31 मार्च तक जो पे करोगे ना, उसको एडवांस टैक्स ही बोलेंगे। वॉट एवर पेड टिल 31 मार्च, जो भी आप 31 मार्च तक पे करोगे, देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो 15 मार्च है, लेकिन 31 मार्च तक भी जो पे करोगे उसको अपन एडवांस टैक्स ही बोलेंगे। और उसके 31 मार्च के बाद जो टैक्स पे होता है ना, उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। तो जो आप 31 मार्च तक पे करोगे दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स, और 31 मार्च के बाद जो पे करोगे दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इफ असेसी ऑप्ट If assessee opt 44 AD or ADA, then due date of advance tax is 15 March of previous year. That is only one installment में पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो ये 0.5 दे रखा है ना, ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए है नहीं करके, मतलब इंटरमीडिएट की बुक में दे रखा है उन्होंने, बट दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। तो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये क्या है। एक बात बताओ, कभी कभी आप एडवांस टैक्स भरते ही नहीं हो, कभी कभी आप है ना, आप एडवांस टैक्स भरते ही नहीं हो, आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं। तो आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा तो एओ क्या करता है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो आपको एक ऑर्डर बना के भेज देता है, बोलता है एडवांस टैक्स भरो। वो आपको एक ऑर्डर बना के भेज देगा कि एडवांस टैक्स भरो, और ये ऑर्डर कब तक आ सकता है पता है? लास्ट डे ऑफ द फरवरी तक। जो तुम्हारा फरवरी मंथ होता है वो फेब मंथ के लास्ट डे तक आपको ये ऑर्डर आ सकता है। और वो क्या करेगा? सर एक बात बताओ, हमने एडवांस टैक्स नहीं भरा प्रीवियस ईयर में, तो फरवरी की जो लास्ट डेट रहती है, जैसे अपने प्रीवियस ईयर 19-20 में फरवरी की लास्ट डेट रहेगी 29 फेब को, तो 29 फेब से पहले पहले वो आपको एक ऑर्डर बना के भेज देगा, और वो ऑर्डर बना के जो वो भेजेगा, उस ऑर्डर में, वो ऑर्डर बना के जो आपको भेजेगा, उस ऑर्डर में वो बोलेगा एडवांस टैक्स भरो। लेकिन वो कैसे पता करेगा कि कौन सी इनकम पे कैलकुलेट करेगा वो एडवांस टैक्स? उसको तो पता ही नहीं कि हमारी इस साल की इनकम कितनी है। तो वो क्या करेगा पता है? तुम्हारा पहले अगर कोई असेसमेंट हुआ था, क्या हुआ था? असेसमेंट। पहले असेसमेंट, असेसमेंट मींस एओ ने असेसमेंट किया होगा तो उसको इनकम पता रहेगी। तो पहले का अगर जो भी तुम्हारा असेस्ड इनकम रहेगा, वो असेस्ड इनकम, और उसके बाद अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया है तो रिटर्न इनकम, इनमें से विच एवर इज हायर है ना, वो इनकम को बेस लेके वो एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके आपको ऑर्डर भेज देगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो बीबी सर ने इस साल एडवांस टैक्स भरा ही नहीं, मैंने इस साल एडवांस टैक्स भरा ही नहीं, मैं गरीब आदमी, मैंने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं। अब एक बात समझना, मैंने एडवांस टैक्स नहीं भरा तो एओ को पता चल गया बीबी सर ने एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो वो ऑर्डर बना के भेजेगा, बोलेगा एडवांस टैक्स भरो, लेकिन इनकम कौन सी लेगा? अब एक बात बताओ, मैंने प्रीवियस ईयर 19-20 का एडवांस टैक्स नहीं भरा, लेकिन एक बात बताओ, मेरा असेसमेंट हो चुका है। कब हुआ था पता है? मेरा प्रीवियस ईयर 16-17 का असेसमेंट हुआ था, और 16-17 में मेरी इनकम उसने 20 लाख निकाली थी। असेस्ड इनकम जो एओ ने असेसमेंट किया था, एओ ने जो मेरी इनकम निकाली थी वो कितनी थी? 20 लाख थी। और उसके बाद मान लो मैंने प्रीवियस ईयर 18-19 का रिटर्न फाइल किया, तो 18-19 के रिटर्न में मेरी इनकम है वो 19 लाख है। तो वो क्या करेगा, जो भी आपका असेसमेंट पहले एओ ने किया था वो असेस्ड इनकम, और उसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो रिटर्न इनकम, इन दोनों में से जो हायर रहेगा तो 20 लाख हायर आएगा, और वो अब क्या करेगा? 20 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेगा, और टैक्स कैलकुलेट करके मुझे बताएगा इतना एडवांस टैक्स आप भर दो। क्योंकि करंट ईयर की इनकम का तो उसको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? पुराना आपका असेसमेंट हुआ होगा वो वाला इनकम, या उसके बाद आपने रिटर्न फाइल किया तो वो वाला इनकम लेके, और आपको बोलेगा आप एडवांस टैक्स पे कर दो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसको देखना पॉइंट नंबर 5 को आपकी बुक में पेज नंबर 184 पे। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स
in pursuance of order by AO, that is section 210. If assessee has not paid or short paid the advance tax, then AO may make the order. AO चाहे तो आपको order बना के भेज सकता है, order under section 210 and ask assessee to pay advance tax in the installment or installments. वो installment भी बता सकता है कि भाई इतनी इतनी installment में आप पे करो. ड्यू आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर, वो ऑर्डर भेजेगा, उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें बोलेगा पे करो आप एडवांस टैक्स. एओ कैन पास द ऑर्डर अप टू लास्ट डे ऑफ द फेब ऑफ प्रीवियस ईयर. द एओ शैल कंप्यूट द एडवांस टैक्स बाय टेकिंग. एओ कैसे कंप्यूट करेगा एडवांस टैक्स? द टोटल असेस्ड इनकम ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर फॉर वॉच असेसमेंट वॉज मेड. मीन्स टोटल इनकम जो असेसमेंट हुआ था उसकी टोटल इनकम क्या थी, दैट इज कॉल्ड असेस्ड इनकम. और द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम, आपने रिटर्न में कितना उसके बाद वाले किसी ईयर में इनकम बताया है, सब्सिक्वेंट ईयर विच एवर इज हायर लेके और वो कर देगा. तो मैं बोलूं असेस्ड इनकम और उसके बाद का रिटर्न इनकम जो भी हायर वाला रहेगा उसके बेसिस पे कर लेगा. एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल लिखो. लिखो एग्जांपल नंबर 1. मैं जैसा लिखवाता हूं वैसे लिखो. मैं जैसा लिखवाता हूं वैसे लिखो. लिखो एग्जांपल नंबर 1. लिखो लिखो एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी इज रुपीज. एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी इज रुपीज 9 lakh. मिस्टर हरी इज रुपीज 9 lakh. ब्रैकेट में लिखो इट इंक्लूड्स एफडी इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 80,000. इट इंक्लूड्स एफडी इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 80,000 कॉमा टीडीएस डिडक्टेड, मतलब इस पे टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है 8,000. 10% टीडीएस कटा होगा. तो क्या लिखा, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी इज रुपीज 9 lakh. इट इंक्लूड्स एफडी इंटरेस्ट 80,000 जिस पे टीडीएस 8,000 डिडक्ट हुआ है. आपसे पूछा है कैलकुलेट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स for previous year 1920 or you can say that assessment year 2021. Calculate advance tax installment for previous year 1920 or you can say that assessment year 2021 के लिए आप एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट निकालोगे तो सबसे पहले तो देखो बेटा आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितना है. तो मैं बोलूं estimated total income is 9 lakh. सबसे पहले आप इस पे टैक्स निकालो. टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम. तो 9 लाख पे टैक्स कितना आता है, तो मैं बोलूँ 9 लाख माइनस 5 लाख का 20% प्लस 12,500 इट्स कम्स टू 92,500. अब एक बात बताओ, सरचार्ज तो लगेगा नहीं. एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, 3,700 टोटल कम्स टू 96,200. अब एक बात बताओ, इसमें से जो टीडीएस कटने वाला है वो लेस कर दोगे. माइनस टीडीएस, कितना टीडीएस कटेगा 8,000. तो मैं बोलूँ आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगा कितना 88,200. दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स लायबिलिटी. अब एक बात समझना, इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी. तो सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कब आएगी, कौन सी डेट आएगी, 15 जून 2019 @15%. तो 15% कितना आता है, मैं बोलूँ 13,230. ये पहली इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा.
सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 2019 @45%। अब एक बात बताओ, 45% तो 88,200 का 45% तो आपका आता है 39,690 माइनस 13,230 तो आया आपका 26,460। थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉपी करो 15 दिसंबर 2019 75%, 88,200 मल्टीप्लाई बाय 75%, 66,150 माइनस आपने कितना पे कर दिया होगा 39,690, हाँ माइनस 39,690 तो ये भी तुम्हारा तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 26,460। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2020 को @100% और 100% 88,200 माइनस 66,150, 88,200 माइनस 66,150 इट्स कम्स टू 22,050। टोटल करोगे तो वही आएगा 88,200। ठीक है, 13,230 प्लस 26,460 प्लस 26,460 प्लस 22,050 88,200। चलो कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको। कॉपी करो इसको, कर लिया।